नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। खेती और किसानी से जुड़ी नवीनतम जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। आइए बताते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। उपराष्ट्रपति ने कृषि प्रतिभाओं को बाहर जाने से रोकने एवं युवाओं को खेती की ओर आकर्षित करने के लिए उपाय करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर उनका नमन किया। कोविड-19 टीकाकरण की नवीनतम स्थिति की अस्थायी रिपोर्ट। भारत सरकार द्वारा किए गए ऐतिहासिक कृषि सुधारों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस। खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य का क्रियान्वयन। देश में एवियन इन्फ्लुएंजा की स्थिति। खेती से संबंधित समस्याओं पर विशेषज्ञों की राय। आइए देखते हैं अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने कृषि प्रतिभाओं को बाहर जाने, एग्रो ब्रेन ड्रेन से रोकने एवं युवाओं को फार्मिंग को एक व्यवसाय के रूप में लेने की ओर आकर्षित करने के लिए उपाय करने की अपील की है। उन्होंने विचार व्यक्त किया कि भारतीय कृषि का भविष्य प्रौद्योगिकी प्रेरित कृषि अभ्यासों में है, जिसे अच्छी तरह से जानकर और आधुनिक सोच वाले किसानों से मजबूती मिलेगी। आइए देखते हैं इसी पर आधारित हमारी एक खास रिपोर्ट। उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने कृषि प्रतिभाओं को बाहर जाने यानी एग्रो ब्रेन ड्रेन से रोकने एवं युवाओं को फार्मिंग को एक व्यवसाय के रूप में लेने की ओर आकर्षित करने के लिए उपाय करने की अपील की। उन्होंने विचार व्यक्त किया कि भारतीय कृषि का भविष्य प्रौद्योगिकी प्रेरित कृषि अभ्यासों में है, जिसे अच्छी तरह से जानकर और आधुनिक सोच वाले किसानों से मजबूती मिलेगी। नीति आयोग, कृषि मंत्रालय एवं खाद्य तथा कृषि संगठन यानी FAO द्वारा आयोजित 2030 की दिशा में भारतीय कृषि किसानों की आय बढ़ाने, पौष्टिक सुरक्षा एवं टिकाऊ खाद्य प्रणालियों के लिए राह पर राष्ट्रीय संवाद का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया गया। शिक्षित युवाओं के बीच कृषि में दिलचस्पी की बढ़ती कमी पर चिंता जताते हुए श्री नायडू ने विचार व्यक्त किया कि बदलते सामाजिक आर्थिक परिवेश, बढ़ती कृषि इनपुट लागत और लाभ में हो रही कमी ने कृषि को युवाओं के बीच एक कम पसंदीदा पेशा बना दिया है। उन्होंने किसानों को कृषि उद्यमी के रूप में बदलने के लिए मजबूत लैब फार्म संपर्क तथा किसान उद्योग परस्पर संबंध स्थापित की आवश्यकता पर बल दिया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि बिजनेस इंक्यूबेशन केंद्रों का सृजन भी इस क्षेत्र में आकांक्षी किसानों के लिए सही दिशा में एक कदम होगा। कृषि इनपुट लागतों में भारी बढ़ोतरी हो गई है। श्री नायडू ने नीति निर्माताओं एवं अन्य हितधारकों से इनपुट लागत में कमी लाने की दिशा में काम करने का आग्रह किया। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जैविक खेती को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है। रासायनिक खेती से दूर रहने की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, जैविक कृषि किसानों, उपभोक्ताओं एवं पर्यावरण सभी के लिए लाभदायक है। उन्होंने जैविक कृषि को न केवल एक समृद्ध राष्ट्र के लिए बल्कि एक स्वस्थ राष्ट्र के लिए भी एक जन आंदोलन बनाने की अपील की। 2030 की दिशा में भारतीय कृषि के लिए एक रोड मैप की रूपरेखा बनाने के लिए 3 दिवसीय संवाद में कृषि विशेषज्ञों, किसानों, वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों तथा सिविल सोसाइटी सदस्यों की भागीदारी होगी। अंत में श्री नायडू ने कहा कि किसान और खेती हर मजदूर कृषि परिदृश्य की आत्मा है और उन पर कुल तथा समग्र रूप से ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम हमारे अन्नदाता, जो हमारी कृषि के मूल तत्व है, को ऐसा सुनहरा भविष्य दे जो उनकी खून पसीने की मेहनत को सम्मान दे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर उनका नमन किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के पवित्र अवसर पर उनका नमन करता हूं। आइए देखते हैं क्या कहा उन्होंने। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर उनका नमन किया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कई ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के पवित्र अवसर पर उनका नमन करता हूं।
उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन न्यायपूर्ण और समावेशी समाज बनाने के लिए समर्पित किया। वो अपने सिद्धांतों का पालन करने में अटूट थे। हम उनके साहस और बलिदान का भी स्मरण करते हैं। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाश पर्व के मेरी सरकार के कार्यकाल में स्थान लेने के कारण श्री गुरु साहिब की मुझ पर विशेष कृपा रही है। मैं इस अवसर पर पटना में हुए भव्य समारोह का स्मरण करता हूँ, जहाँ मुझे जाने और सत्कार करने का अवसर प्राप्त हुआ। अभी समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रव्यापी कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के सफलतापूर्वक टीके लगाए गए। अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार 7,704 सत्रों के माध्यम से आज तक कुल 3,81,305 लाभार्थियों को टीके लगाए जा चुके हैं। कोविड-19 टीकाकरण की नवीनतम स्थिति की अस्थायी रिपोर्ट, जिसमें राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में कितने टीकाकरण किए गए उन लोगों की संख्या दर्ज है। जैसे दिल्ली में 12,902, बिहार में 47,395, छत्तीसगढ़ में 10,872, आंध्र प्रदेश में 65,597, गुजरात में 21,832, हरियाणा में 28,771, हिमाचल प्रदेश में 5,049, कर्नाटक में 82,975, केरल में 24,007, मध्य प्रदेश में 18,174, महाराष्ट्र में 33,484, ओडिशा में 60,797। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने साहसपूर्वक नए कृषि सुधार कानून बनाए। तोमर ने ये बात नई दिल्ली में 18 जनवरी को भारत सरकार द्वारा किए गए ऐतिहासिक कृषि सुधारों पर वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान द्वारा ग्रामीण स्वयंसेवी संस्थाओं के परिसंघ के साथ आयोजित नेशनल कॉन्फ्रेंस में कही। आइए देखते हैं। केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि कृषि देश की अर्थव्यवस्था का बड़ा आधार है। जब जब देश पर संकट आया, तब तब गांवों की परंपराओं व अर्थव्यवस्था ने अपनी शक्ति स्थापित की है। कोविड संकट में भारत सरकार ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया। पीएम के नेतृत्व में अनेक कदम उठाए गए हैं। खाद्यान्न में हमारा देश सरप्लस देश है, लेकिन कृषि क्षेत्र में असंतुलन भी है। बड़े व छोटे किसानों की परिस्थितियां भिन्न है, इसीलिए छोटे किसानों को सरकार की योजनाओं, सब्सिडी, एमएसपी, टेक्नोलॉजी, मार्केट लिंक आदि के लाभ देने के लिए सरकार ने अनेक उपाय किए हैं। कृषि सुधारों को लेकर लंबे समय तक कृषि विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों, किसान संगठनों व अन्य विद्वानों ने काफी मंथन किया है। स्वामीनाथन की अध्यक्षता में कमेटी भी बनी और काफी विचार विमर्श के पश्चात कृषि के क्षेत्र में कानूनी बदलाव लाने की जरूरत महसूस करते हुए ये नए कानून लाए गए हैं। कानून पहले भी अपेक्षित थे, लेकिन पहले की सरकार दबाव प्रभाव में आगे नहीं बढ़ पाई। पीएम मोदी ने साहसपूर्वक कदम उठाया व 2 नए कानून बनाए एवं एक में संशोधन किया, जिन्हें संसद के दोनों सदनों ने पारित किया।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये कानून किसानों की दशा दिशा बदलने वाले, उन्हें कानूनी बंधनों से मुक्ति देने वाले, फसल का वाजिब दाम दिलाने वाले, महंगी फसल की ओर आकर्षित करने वाले, एफपीओ व फूड प्रोसेसिंग से जोड़ने वाले हैं। देश भर में ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि एमएसपी खत्म होने जा रही है, लेकिन सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि एमएसपी जारी रहेगी, बल्कि एमएसपी पर खरीद भी बढ़ाई गई है। श्री तोमर ने कहा कि किसान हितैषी भारत सरकार ने किसानों की भलाई के लिए चौतरफा कदम उठाए हैं। देश के कृषि बजट को 5 गुना से ज्यादा बढ़ाया गया है। वर्ष 2013-14 में कृषि बजट लगभग 27,000 करोड़ रुपए था, जिसे चालू वित्तीय वर्ष में बढ़ाकर 1,34,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। आत्मनिर्भर भारत अभियान में घोषित 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से गांव-गांव पूंजी निवेश होगा, जिससे किसानों को काफी सहूलियत होगी, वे आत्मनिर्भर बन सकेंगे। इसमें कृषि से संबद्ध क्षेत्रों के 50,000 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज भी सहभागिता करेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि द्वारा पारदर्शिता व ईमानदारी के साथ सीधे किसानों के खातों में करीब 1 लाख करोड़ रुपए जमा किए गए हैं, जिससे लगभग 11 करोड़ किसान लाभान्वित हुए हैं। बीते 11 माह में लगभग 1.5 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं एवं इन पर करीब 1,57,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण किसानों को स्वीकृत किया गया है। 10,000 एफपीओ बनाने की स्कीम प्रारंभ की जा चुकी है, जिन पर 6,850 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वर्तमान खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है, जैसा कि पिछले सत्रों में किया गया था। 1,06,792.14 करोड़ के एमएसपी मूल्य के साथ केएमएस खरीद प्रक्रिया से लगभग 79.51 लाख धान के किसान लाभान्वित हुए हैं। आइए देखते हैं इसी पर आधारित ये विशेष रिपोर्ट। खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में सुचारू रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 453,65,000 मीट्रिक टन की तुलना में इस वर्ष 565,63,000 मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है। 565,63,000 मीट्रिक टन की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 202,77,000 मीट्रिक टन का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 35.85% है। वर्तमान में जारी केएमएस खरीद संचालन के तहत 1,06,792 करोड़ 14 लाख रुपए मूल्य के धान की खरीद की गई है। खरीफ विपणन सीजन 2020 के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश राज्यों से मूल समर्थन योजना के तहत 61,66,000 मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 1,616 करोड़ 8 लाख रुपए की एमएसपी मूल्य वाली मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 2,97,305.10 मीट्रिक टन की खरीद की। 52 करोड़ 40 लाख रुपए के एमएसपी मूल्य पर 5,089 मीट्रिक टन कोपरा की खरीद की गई है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसान लाभान्वित हुए हैं। कोपरा और उड़द के संदर्भ में अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें एमएसपी से अधिक है। 84,80,544 कपास की गांठें खरीदी गई, जिनका मूल्य 24,803 करोड़ 63 लाख रुपए है, जिससे 17,27,601 किसान लाभान्वित हुए हैं। समय हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की।
कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे। जनवरी 2021 तक 5 राज्यों के पोल्ट्री पक्षियों में जबकि 10 राज्यों में कौवे, प्रवासी पक्षियों तथा जंगली पक्षियों में एवियन इन्फ्लुएंजा के प्रकोप की पुष्टि की गई है। आइए देखते हैं इसी पर आधारित ये खास रिपोर्ट। 19 जनवरी 2021 तक 5 राज्यों के पोल्ट्री पक्षियों में जबकि 10 राज्यों में कौवे, प्रवासी पक्षियों तथा जंगली पक्षियों में एवियन इन्फ्लुएंजा के प्रकोप की पुष्टि की गई है। एवियन इन्फ्लुएंजा का संक्रमण केरल के अल्लापुझा जिले में मिले पोल्ट्री नमूनों में पाया गया है। इसके अतिरिक्त नांदेड़ जिले में, सतारा, मैन, लातूर में, नागपुर में, गढ़चिरौली, मुंबई में तथा बीड से लिए गए पोल्ट्री नमूनों में इस संक्रमण के पाए जाने की बात स्वीकार की गई है। कौवे, प्रवासी पक्षियों तथा जंगली पक्षियों में एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि उत्तर प्रदेश में और पंजाब में की गई है। महाराष्ट्र में परभणी जिले के और केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन CPDO के प्रभावित केंद्रों में संक्रमण को नियंत्रित करने का अभियान पूरा हो गया है और स्वच्छता का काम चल रहा है। सभी प्रभावित उपकेंद्रों में रैपिड रिस्पांस टीमों RRT की तैनाती की गई है तथा पक्षियों की देखभाल की जा रही है। मध्य प्रदेश में निस्तारीकरण कार्य पूरा हो चुका है। छत्तीसगढ़ में RRT को प्रभावित कुक्कुट उपकेंद्रों के 1 किलोमीटर परिधि के क्षेत्र में संक्रमित पक्षियों के निस्तारीकरण के लिए तैनात किया गया है। हरियाणा में भी उपकेंद्रों में संक्रमण से बचाव और इसे फैलने से रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। स्थिति की निगरानी के लिए गठित केंद्रीय दल लगातार प्रभावित स्थलों का दौरा कर रहा है। इस टीम ने महाराष्ट्र के रायगढ़ और पुणे जिले में भी प्रभावित क्षेत्रों का मुआयना किया। संक्रमण के प्रकोप से प्रभावितों की निगरानी तथा महामारी से संबंधित जानकारी जुटाने का कार्य किया जा रहा है। हमारे किसान भाई बहनों को खेती में अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ता है। खेती संबंधित समस्याओं पर हमारे विशेषज्ञ ने क्या दी है जानकारी, आइए दिखाते हैं आपको। हम लेते हैं किसान का, जो कि अशोक चक्रवर्ती जी उत्तर प्रदेश से प्रश्न पूछ रहे हैं कि गोभी का पौधा है, इनका 1 महीने का हो गया है और इसमें कोई फूल नहीं आ रहे, इसके लिए वो क्या करें? देखिए अशोक चक्रवर्ती जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि फूल गोभी रोपाई के बाद 55 से 65 दिन के बाद उसमें हेडिंग होता है। अगर आप संकर किस्म का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो है 50 से 55 दिन रोपाई के बाद पुष्पन हो सकता है, हेडिंग हो सकती है। और अगर सामान्य किस्म आपने लगाई है तो उसमें 60 से 65 दिन के रोपाई के बाद हेडिंग होना शुरू होता है। और फिर अगर किस्म है और सामान्य किस्म है तो उसमें तकरीबन 15 से 25 दिन तक अवधि रहती है कर्डिंग की। और अगर संकर किस्म लगाई है उसमें लगभग 1 सप्ताह के अंदर सारे पौधे पुष्पन में आ जाते हैं और आप उसकी कटाई कर सकते हैं। सर, ये जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए लाभकारी होगी। तो आज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। नमस्कार।